फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम पद परिचय वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। पद परिचय में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक है कारक, जो आप देख पा रहे हैं। कारक किसे कहते हैं? देखिए, पद परिचय में हालांकि कारक की परिभाषा नहीं पूछेगा, बल्कि आपको पद परिचय करते समय उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो उसके लिए हमें कारक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कारक एवं कारक के भेदों की जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये कहेंगे कारक किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप में से सीधा संबंध होता है। किससे संबंध होता है? वे शब्द। अब वे शब्द संज्ञा व सर्वनाम होंगे जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है, उसे क्या कहेंगे हम? कारक। अर्थात जो शब्द क्रिया संपादन करने में सिद्ध होते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया संपादन करने में सिद्ध होते हैं वो कारक कहलाते हैं। समझे? तो आगे हम देखेंगे कारक के भेद। देखिए विद्यार्थियों, वैसे हम कारक के कितने भेद पढ़ते हैं? 8। लेकिन यदि वास्तविक में देखा जाए तो कारक के 6 ही भेद होते हैं, क्योंकि संबंध और संबोधन जो कारक है, इसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता है, और क्रिया के साथ जिसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है उसको हम कारक की श्रेणी में नहीं गिनते हैं। अतः कारक के मुख्य भेद कितने हैं? 6। परंतु कारकों के समान व्यवहार होने के कारण इन्हें कारकों के साथ पढ़ लिया जाता है। इसलिए हम कारकों कितने भेद पढ़ते हैं? 8 भेद पढ़ते हैं। वैसे मुख्यतः 6 भेद ही होते हैं, क्योंकि संबंध कारक और संबोधन जो कारक है उसका क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो देखिए, इसके लिए हम एक सूत्र लेकर आए हैं आपको, जो शॉर्ट में आपको पूरे कारकों की जानकारी देगा। हे बच्चों, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मार। अब इन सब में समस्त कारकों की विभक्ति आ चुकी है। हे बच्चों, देखो हे शब्द है, हे, अरे, हाय, उफ, इस तरह के जो शब्द होंगे, कारक कौन सा होगा? संबोधन कारक। ठीक है, तो यहाँ अष्टमी विभक्ति है। राम ने यहाँ कौन सा आएगा? कर्ता कारक। रावण को आ गया कर्म कारक, क्योंकि को कर्म कारक की विभक्ति है। धनुष से आया है साधन के लिए, तो यहाँ संप्रदान वो करण कारक होगा। सीता के लिए आया है देने के योग में, तो देने के योग में के लिए आता है, संप्रदान कारक होता है। अयोध्या से अलग होने के योग में से आता है, से देखो इसमें भी आया था और इसमें भी, लेकिन ये अलग होने, अयोध्या से अलग होने के योग में से आया है, तो से अलग होने के योग में आएगा अपादान कारक। रावण की का के की रा रे री संबंध कारक। लंका में या पर आता है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। जाकर मारा। तो इस तरह से एक ही सूत्र में समस्त कारक समाहित हो गए। समझे? तो अब देखेंगे हम कारक। कर्ता कारक देख रहे हो आप, इसकी विभक्ति ने होती है या शून्य। कई बार ने भी नहीं आता है, तो भी वहाँ यदि कार्य कर्ता के द्वारा हो रहा है तो कर्ता कारक होगा। कर्म कारक की को विभक्ति है। आपको पद परिचय में ने या को देखने को मिले, से या के लिए, फिर से का के की, में, पर, है, इस तरह के जो मिले, आपको वहाँ ये बताना है कि इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपदान कारक है, संबंध कारक, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक, वो आपको वहाँ बताना
होगा। तो कर्म कारक की विभक्ति को होगी करण कारक की विभक्ति से, उससे कब होगी? साधन के युग में यदि से का प्रयोग हो रहा है। देखो से अपादान में भी आता है और से करण कारक में भी आता है। तो यहाँ आपको चक्कर पड़ेगा कि इसमें कौन सा बताएं। इसमें आपको एक सिंपल सा तरीका है, यदि से साधन के योग में काम आ रहा है तो आप करण कारक बताएंगे। यदि से यहाँ अलग होने के योग में आ रहा है तो आप अपादान कारक बताएंगे। जैसे अध्यापक ने डंडे से छात्र को पीटा, तो डंडा यहाँ साधन का काम कर रहा है, तो से आ रहा है डंडे से, तो क्या बताओगे आप? करण कारक। अध्यापक ने छात्र को कक्षा से बाहर कर दिया है, पीटा नहीं हो, क्या किया है? सिर्फ बाहर कर दिया है, तो वहाँ अलग होने के योग में से आया है, तो यहाँ अपादान कारक होगा। ठीक है। संप्रदान कारक के लिए देने के योग में यदि आ रहा है के लिए, तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। अलग होने में से है तो अपादान कारक। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री ये आए आपको देखने को मिले, तो वहाँ आप क्या बताओगे? संबंध कारक। अधिकरण में की पहचान है में या पर, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि में आ रहा है, पर आ रहा है, तो आप देखेंगे क्या बताओगे? वहाँ अधिकरण कारक। समझे? जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर आ गया, अधिकरण कारक। मेरे सिर में दर्द है, में है, अधिकरण कारक। समझे? जल में मछली रहती है, में आ रहा है, तो में आया, अधिकरण कारक। इसी तरह संबोधन कारक में हे, अरे, हा इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे, वहाँ संबोधन कारक हो। समझे? इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि ये कारक है। आपको इस टेबल को अच्छी तरीके से याद करना है। समझे? क्योंकि इसमें समस्त कारक की जानकारी है। आप इस टेबल को याद करेंगे, कारकों की जानकारी हो जाए, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ ये देखना है ने आ रहा है या शून्य है, नहीं आ रहा है तो कर्ता कारक होगा, को आ रहा है कर्म कारक होगा। आपको बस यही बताना है वहाँ ये कर्ता कारक है, इसमें कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। ये जानकारी आपको वहाँ देनी है। मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। नोट्स आपके पास है, अच्छी तरह पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्यार्थियों वाच्य। अब देखो, वाच्य की जानकारी होना भी हमें आवश्यक, क्योंकि ये भी पद परिचय में जरूरत पड़ती है। तो वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। समझे? क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की है या भाव की, तो वो वाच्य कहलाते। इसी आधार पर, कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर, भाव के आधार पर वाच्य के 3 भेद माने हैं। एक तो कर्तृवाच्य, एक है क्रमवाच्य और एक भाववाच्य। आपको ध्यान हो तो ये टॉपिक 10th में भी था, पहले आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि वाच्य क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप वाच्य की परिभाषा पढ़ लिए हो, जान गए हो कि बस ये है कि क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी हो रही है, कर्ता की हो रही है, कर्म की हो रही है या भाव की हो रही है। इसी के अकॉर्डिंग वाच्य के 3 प्रकार है। कितने हैं? 3, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, जो आप देख रहे हैं। समझे? अब कर्तृवाच्य कैसे बताएंगे कि इसमें कर्तृवाच्य है, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ क्रमवाच्य है, कैसे यहाँ पता चलेगा कि यहाँ भाववाच्य, उसके लिए हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कैसे मालूम हो कि यहाँ कर्तृवाच्य, आपको ये बताना है
किसमें कर्तृवाच्य है या क्रमवाच्य या भाववाच्य, इतना ही आपको बताना है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध कर्ता से होता है, क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा? कर्ता से, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया का संबंध कहाँ जाएगा? कर्ता से, तो जादे कर्तृ कर्ता। क्रिया का सीधा संबंध कर्म पे न पड़ के किस पे जाएगा? कर्ता पे, तो वहाँ कर्तृवाच्य होगा, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्रिया यदि पुल्लिंग है तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्रिया होगी, ये ध्यान रखना है। पहले बता दिया, इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होगा। क्रिया का प्रयोग यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, यदि कर्ता आपका एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। यानी कि लिंग वचन किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? इसमें कर्ता के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से। तो जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, उसके लिंग वचन उसके अकॉर्डिंग है, तो वहाँ हमेशा कर्तृवाच्य होता है। सुनिए विद्यार्थियों, अब देखो इसमें और पहचान करने का एक तरीका है, जो कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जब कैसे हम पहचान कर लेंगे। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं, समझ गए? क्रिया आप पढ़ चुके हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसमें दोनों तरह के वाक्य आएंगे, सकर्मक क्रिया के भी और अकर्मक क्रिया के। यानी कि वाक्य में क्रिया हो भी क्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्रम वाले वाक्य भी आ सकते हैं और बिना क्रम वाले वाक्य भी आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें कर्तृवाच्य में होता ही क्या है? क्रिया का सीधा संबंध किस पे जाता है? कर्ता पे जाता है, कर्ता से संबंध रहता है, उसका क्रम का कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए इसमें क्रम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एग्जाम्पल देखो आप, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ देखो पढ़ता क्रिया है, क्या है? क्रिया। राम क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। और पढ़ता शब्द पुल्लिंग, इसके अकॉर्डिंग है, न कि पुस्तक के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुस्तक तो स्त्रीलिंग है, समझे? तो यहाँ इसका संबंध कर्ता से हो रहा है, तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, मोहन पढ़ता है, अब यहाँ क्रम नहीं है, क्रम न होते हुए भी क्रिया का संबंध किससे है? मोहन से, तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा, समझे? नेक्स्ट है क्रमवाच्य। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रम से होता है, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। जब क्रिया का संबंध किससे होता है? क्रम से। ये देखो क्रम से हो रहा है, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। उसमें क्रिया के लिंग वचन क्रम के अनुसार होंगे। कर्तृवाच्य में किसके अकॉर्डिंग हो रहे थे? कर्ता के अकॉर्डिंग। और इसमें क्रमवाच्य में किसके अकॉर्डिंग? क्रम के अनुसार उसके लिंग वचन बदलेंगे। अब देखो पहचान कैसे करेंगे, एक शॉर्ट तरीका है। क्रमवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया के वाक्य ही आते हैं। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रम साथ होगा। अकर्मक क्रिया का यदि वाक्य होगा तो उसमें तो आपको बताना ही नहीं है कि यहाँ क्रमवाच्य है। सकर्मक क्रिया के वाक्य आएंगे, यानी कि क्रम साथ होगा तभी तो क्रमवाच्य होगा। क्रम ही नहीं होगा तो फिर क्रमवाच्य कैसे कह सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट है क्रमवाच्य में से या के द्वारा शब्द आते हैं, इससे भी हम पहचान कर लेंगे। ये बहुत अच्छा टिप्स आपके लिए,
जानने के लिए आप इसके द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं। क्या आएंगे? से या के द्वारा। अभी कारक पढ़े थे हम, से या के द्वारा किस में आते हैं? करण कारक में, समझे, साधन के रूप में। तो ये यदि से या के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, क्रम साथ है, तो आप क्या बताएंगे? क्रम वाच्य। समझे? ये बहुत आपके लिए जानकारी के लिए अति आवश्यक था। अब देखो, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है, पढ़ना क्रिया है यहाँ। पढ़ी स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। तो क्रम मैंने कहा था क्रिया के अकॉर्डिंग उसके लिंग वचन सेम होंगे। तो ये स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। दूसरी पहचान यहाँ के द्वारा आ गया। तो ऐसे वाक्य में आप क्या बताएंगे? क्रमवाच्य। समझ गए? देखो, सीता के द्वारा दूध पिया गया। पिया गया, क्या? पीना यहाँ पिब धातु है, क्रिया पिया पीना है। क्या पिया गया? दूध। तो क्रम क्या है? दूध। शब्द क्या आ रहा है? के द्वारा। अब देखो, के द्वारा, तो यहाँ क्या आएगा? क्रमवाच्य। रेखा के द्वारा पत्र लिखा गया। पत्र लिखा गया। समझे? लिखना क्रिया है, क्रम क्या है इसमें? पत्र। क्योंकि क्रिया से आप क्वेश्चन कर लो, क्या लिखा? उतराए, तो क्रिया शकर्मक। मैंने क्या कहा था? इसमें सकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं। तो पत्र यहाँ क्रम है, के द्वारा शब्द आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? क्रमवाच्य। समझे? अब देखो, यहाँ रेखा स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ लिखी गई नहीं है, लिखा गया पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग। तो इसके अकॉर्डिंग इसके लिंग वचन चेंज होने की रेखा के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेखा तो करता है यहाँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्रिया नहीं आई है। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं आई है, इस क्रम के अकॉर्डिंग है, तो आप क्या बताएंगे? क्रमवाच्य। यदि क्रिया इसके अकॉर्डिंग होती और ये नहीं होता, तो क्या बताते आप? कर्तृवाच्य। समझे? नेक्स्ट है भाववाच्य। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है। कार्य का प्रमुख विषय भाव है, भाव पे ध्यान दिया जाता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, बल्कि क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। कर्म क्रिया दोनों साइड में हो जाते हैं। क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है कि वो किस क्रिया किस भाव में प्रयुक्त हो रही है, उसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें देखो, इसमें वाक्य सदैव अकर्मक क्रिया के होते हैं। किसके होते हैं? अकर्मक क्रिया के। इसमें लिंग वचन कर्ता व कर्म के अनुसार नहीं होते हैं, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में आते हैं। समझे? कर्ता व क्रिया का इसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, यहाँ भाव की प्रधानता हो रही है, उठा नहीं जाता, यहाँ कर्ता कर्म की कोई प्रधानता नहीं है। राम से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, भाव की प्रधानता हो रही है। समझे? ये आपके वाच्य हो गए। ध्यान रखना, आप तीनों वाच्य पढ़ चुके हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं। समझे? ये तीनों वाच्य आपके हो गए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ आप इनको आसान तरीके से समझ गए होंगे। नोट्स को बार बार पढ़िए, जितना आप पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। समझे? इसके साथ मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप बार बार
जितने वीडियो डाले जा रहे हैं उनको पढ़िए, जितना आपसे हो सके आप उनको सुनिए, बार बार सुनिए। जितना आप सुनेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।